नमस्कार, मैं अनामिका श्री पूर्णिया लाइव क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के पाठ के शीर्षक का नाम है, जो बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित है, स्वदेशी। नाम से ही स्पष्ट है कि आज का पाठ कितना रोचक होगा और यह पाठ हमें हमारे हिंदुस्तानी होने पे गर्व करवाएगा। और जिस चीज़ को हम आज भूलते जा रहे हैं, नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, आधुनिकता की होड़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपनापन छोड़ते जा रहे हैं, अपना सर्वस्व को त्यागते जा रहे हैं, अपने स्वदेशी होने को भूलते जा रहे हैं और विदेशी को अपनाते जा रहे हैं। साथ साथ हम लोग दिखावे में, चकाचौंध में जीना सीख गए हैं। इन सब चीज़ों को जो हमारे संस्कृति सभ्यता से हमें दूर ले जा रही है, इन सब चीज़ों को क्या करने के लिए, छोड़ देने के लिए आपसे एक आग्रह मात्र ये कविता है। आपको अपने देश की याद दिलाने के लिए, आपको स्वदेशी होने का स्वाभिमान जगाने के लिए बद्री नारायण चौधरी जी ने एक पहल की है। और बच्चों, आप जानते हैं कि आज के कविता का एकमात्र, हर एक कविता का लक्ष्य होता है, संदेश होता है। आज के कविता का संदेश यही है कि आप अपने आप को भूले नहीं, आप कौन हैं ये याद रखें, आप कहाँ जन्मे ये याद रखें, आपकी भाषा कौन सी है ये याद रखें, आप अपनापन नहीं छोड़ें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इनके परिचय की ओर देखते हैं। आज के पाठ का नाम स्वदेशी, शीर्षक आपको मैंने बता ही दिया। गोधूली का चौथा पाठ है। हम लोग अभी काव्य खंड को ही देख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग परीक्षा की इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि हमारा जो मूल्यांकन होगा वह बेहतर होगा। आइए देखते हैं बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में। ये आपका यहाँ कवि परिचय, यहाँ कवि परिचय। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जानते हो ना, अभी सभी देखे भी होंगे, मोबाइल वगैरह पर भी मिर्ज़ापुर देखे होंगे तो शायद उससे परिचित होंगे। यह उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है मिर्ज़ापुर। वहाँ इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ। तो एक एक करके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच करके पढ़िए आप, चूँकि आपका जो परीक्षा है वह अब बहुत नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप इनका याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र है, वहाँ एक प्रदेश है, उसका नाम है आपका मिर्ज़ापुर। और इनका जन्म कितने में हुआ? 1855 में हुआ। काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना प्रेरक मानते हैं, ये अपना गुरु मानते हैं। ये काव्य में भी, चूँकि काव्य रचना ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन इसलिए कहा जा रहा है, भारतेंदु युग चला था, उसी युग के समय के ये कवि हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका उपनाम है, इन्हें प्यार से प्रेमघन कहा जाता है। और काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। इन्होंने 1874 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। एक समाज की इन्होंने स्थापना की जिसका नाम है रसिक समाज। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह आ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आप एक बार में लिखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका, जो महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, उसे कहा जाता है मासिक पत्रिका। उसका नाम क्या है? आनंद कादम्बनी। ठीक है, ठीक, तथा नारी नीरद नाम का साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार, मासिक पत्रिका मास में एक बार, महीने में एक बार। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने एक उम्दे कवि को खो दिया। अब आए इनकी जो काव्यगत विशेषता है, जो रचनाएं हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। इनकी रचनाएं जो संग्रहित है वह प्रेमघन सर्वस्व में इनकी रचनाएं संग्रहित है। मतलब सारी रचनाओं को ले लीजिए और उसे एक जगह जब इकट्ठा करके रख लेते हैं, संकलित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, तो वही आपका हो गया संग्रह। ठीक है,
तो प्रेम घन सर्वस्व नाम का इनका एक ग्रंथ है जिसमें इनकी सारी रचनाएं एक जगह ही संग्रहित है। भारत सौभाग्य तथा रामागम इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो जीर्ण जनपद इनका एक काव्य ग्रंथ है। यहाँ देखिए, भारत सौभाग्य तथा रामागमन, एक भारत सौभाग्य तथा रामागमन एक इनका प्रसिद्ध नाटक है। ये चूँकि भारतेंदु युगीन है तो नाटक तो जाहिर ही है कि ये नाटक में भाग लेते ही होंगे। भारतेंदु जी जो थे वह बहुत ही उम्दे नाटककार थे और इन्होंने भी उस नाटक का हिस्सा लिया, नाटकों में हिस्सा लिया। और इनका एक प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य और रामागमन, और जीर्ण जनपद इनका एक काव्य ग्रंथ है। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, जो प्रेमघन किस किस तरह के कवि थे, लेखक थे, निबंधकार थे, किस तरह के रचनाकार थे, तो यहाँ आप देखिएगा कि ये निबंधकार हैं, कवि हैं, समीक्षक, तीनों रूप में ये प्रखर हुए। वे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। आप देख रहे हैं कि अलंकृत गद्य लिखने में माहिर थे ये। और अब इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण जीवन का जो यथार्थवादी चित्रण है, जो सत्यता है, ग्रामीण जीवन की जो परिवेश है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया, अच्छा सा चित्रण किया। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में, अवधी में, किंतु युग का प्रभाव हुआ और इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, चूँकि मैंने क्या बताया, ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं, अधिकांश रचनाएं ब्रज और अवधी में है, जो कि आपको इनकी काव्य की भाषा रही। और इन्होंने युग, चूँकि भारतेंदु युगीन थे तो युग का प्रभाव भी हुआ। उस समय में खड़ी बोली का बोलचाल था, बोलबाला था, और इसलिए इनके का आपको इनका जो गद्य है वह खड़ी बोली में भी, आपको इनकी जो काव्य है वह खड़ी बोली में भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना लक्ष्य बनाया और सामंतवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया। सामंतवाद और साम्राज्यवाद, अब छोटी सी बात जानिए कि सामंतवाद और साम्राज्यवाद हुआ क्या। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये आपका ये जो पहले की जो ये धारणाएं थी, इसका इन्होंने भरसक विरोध किया। और इन्होंने कहा कि जो काबिल होगा, जिसके पास काबिलियत होगी, जिसके पास योग्यता होगी, वही बनेगा। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। कविता के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ जो कविता है वह कविता आपको स्वदेशी प्रेम, कविता के शीर्षक का नाम है स्वदेशी, प्रेमघन द्वारा लिखित है। और यहाँ ये प्रेमघन का सर्वस्व, यहाँ एक इनकी जो मैंने बताया है था, प्रेमघन सर्वस्व में इनकी सारी रचनाएं संकलित है। तो प्रेमघन सर्वस्व से ही इससे लिया गया है स्वदेशी कविता को। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक का नाम है। और इसे कहाँ से लिया गया, तो आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है कि स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ संकलित है। तो यहाँ आप बोलिएगा कि प्रेमघन सर्वस्व में यह संकलित है। ठीक है, ये कहाँ से उद्धृत है, तो आप लिखिएगा कि प्रेमघन सर्वस्व से उद्धृत है। इसमें नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ है और दोहों का विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। आज का जो परिवेश हो गया कि हम अपनी सभ्यता, हम अपनी संस्कृति, हम अपने आचरण, हम अपने स्वाभिमान को खोते जा रहे हैं, हम विदेशीपन को अपनाते जा रहे हैं। और इस विदेशीपन को अपनाने के होड़ में हम सभी स्वदेशी होना भूल गए हैं, जो कि यहाँ की आज की जो कविता की जो विषय वस्तु है उसी से संबंधित है। यहाँ आइए कविता को मैं पाठ करूँ। सवे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। यहाँ देखिए स्पष्ट है, चूँकि खड़ी बोली है और सरल है, सुगम है। ठीक है, सरल है, सहज भी लगेगा आपको पढ़ने से। आप अगर बच्चे पढ़ोगे ना कविता को, एक बार पढ़ने से ये मत सोचिए आप कि ये कविता नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करें, पूरा आप परेशान हो गए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप बार बार पढ़िए उसको, देखिए आपको सहज लगने लगेगा। सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछ ना अब भारत में दर्शात। मतलब सभी विदेशी वस्तु
यहाँ हर तरफ विदेशी वस्तु फैल गए हैं। ठीक, नर भी, लोग भी विदेशी की तरह क्या करने लगे हैं, अपना आचरण करने लग गए हैं। गति इनकी, चाल ढाल इनकी बदल गई है, रति इनकी क्या हो गई है, इनका जो लगाव है वह भी बदल गया है, और रीत इनकी जो रीति रिवाज है वह भी विदेशी को अपनाने लग गया है। ये चारों तरफ यही दिख रहा है। लखात मतलब दिखना, भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। अब भारत में कहीं भी आप भारतीयता को देख ही नहीं सकते हैं और दिख ही नहीं रहा है। कभी इस चीज़ को लेकर के इतने परेशान हैं और इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि चारों तरफ विदेशीपन का आगमन हो गया है और ये जो स्वदेशीपन है उसका क्या हो गया, क्षय हो गया है। चारों तरफ भारत में भारतीयता समाप्त हो गई है और विदेशीपन का आगमन हो गया है। लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं विदेशीपन को अपना करके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप शीर्षक की सार्थकता आप एक एक पंक्ति में देख सकते हैं। चूँकि शीर्षक का नाम है स्वदेशी और इसकी सार्थकता आप एक एक पंक्ति में देख सकते हैं। सरल जो इसको मैंने सहज भाव में लिख दिया है। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ रही है। जो मैंने बता दिया कि सब जगह विदेशी वस्तुओं का ही आगमन हो गया है, फैल गया है। आज हम लोगों ने क्या किया, उसे आश्रय दे दिया और आश्रय देने से हम फिर से पराधीन होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता फिर से छीनने जा रही है। हम सभी क्या किए, विदेशीपन को अपना लिए, अपना आचरण, अपनी स्वाधीनता, अपनी जो स्वतंत्रता, अपना जो संस्कार है, अपना जो संस्कृति है, सभी हमारा क्षय होते जा रहा है। विदेशी वस्तुएं चारों तरफ दिख रही है, लोगों के चाल ढाल, चलन, रीति रिवाज सभी बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। कवि का देखिएगा कि एक एक पंक्ति में कवि ने कहा है कि इस चीज़ का बहुत बड़ा मुझे कष्ट है कि भारतीयता समाप्त होने पे है, लोग इसके लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं। बच्चों, आप इस देश के क्या हो, भविष्य हो, और आप अगर सजग हो जाते हो तो समझ रहे हो, आज मेरे अगर मान लीजिए मैं कम आंकड़ा बोल रही हूँ, 200 बच्चे मुझे देख रहे हो, तो 200 बच्चे अगर 200 घर में जा कर के इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि आज हम लोग विदेशीपन को अपनाते हुए जा रहे हैं और उसमें बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बहुत ही बड़ा भ्रम है। इस भ्रम से हमें हटना चाहिए। हमें अपनी स्वाधीनता, हमें अपनी स्वतंत्रता, हमें अपनी संस्कृति से लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आइए अगली पंक्ति में देखें कि कवि ने क्या कहा। यहाँ व्याख्या मैंने आपके लिए ही रखा है, आप इसे पढ़ेंगे। चूँकि व्याख्या हर एक पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य है, आशय स्पष्ट करना है, वह आपको मेरे सारे कंटेंट में मिलेगा। ये मैंने अपने लिए नहीं रखा है। छात्राओं को मैं बता दूं कि ये मैंने अपने लिए नहीं रखा, ये आपके लिए है। आप इससे जितना ज़्यादा लाभ उठा सके वह मेरे लिए उपलब्धि होगी। आगे मैं बताऊं अगली पंक्ति क्या है। मनुज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये किस्तान। ये क्रिस्तान समझते हो, क्रिश्चियन को कहा जा रहा है, क्रिश्चियन को कहा जा रहा है। आप क्रिस्तान समझ रहे हो, ये क्रिश्चियन को कहा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्रिश्चियन को कहा जाता है ना, उसके बारे में बात हो रही। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। यहाँ देखिए कवि के मन में इतना आक्रोश है, कवि चाहते हैं कि आप जागरूक हो, आप जागरूक हो। आपके पाठ में कभी आप सोचे हैं कि आपके पाठ में इस कविता के संकलित होने का क्या अर्थ है? आपके पाठ में इस कविता के संकलित होने का यही अर्थ है कि आप जागरूक हो। चूँकि आप देश के भविष्य हो, आप एक बच्चे 10 घर में जाके बोल सकते हो। आप अपने नानी घर में, दादी घर में, आप अपने पड़ोस घर में, आप अपने बहन के घर में, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, 10 परिवार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें संदेश दे सकते हो। आप क्या हो, समाज के दर्पण हो। और आप जब जाते हो ना तो लोग इससे समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि बच्चा ये सीख के आया, ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमारे पाठ को बस पढ़ने के लिए बस ना पढ़े, इसको जीवन में उतारे, आत्मसात करे इसे, और इसे फैलाए समाज में। लोग जाने कि हमारा स्वदेशीपन होना कितना जायज़ है,
ठीक है, हमारा विदेशीपन को अपनाना कितना नाजायज़ है। विदेशीपन को अपनाने के होड़ में आप अपने को भूल जाएं, यह कहाँ का रीत है? आप ही बताइए, यह कहाँ की उचित नीति है कि आप अपने आप को, आप अपनी स्वाधीनता को, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने जो भी सभ्यता है, आप अपने संस्कार को भूल जाएं, दूसरे के संस्कार को, संस्कृति को अपनाते जाएं? यह कहाँ की रीत है? यहाँ देखिए, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यहाँ चारों तरफ जो भारतीय मनुष्य है, मनुज मतलब मनुष्य, भारती मतलब भारतीय, भारतीय मनुष्य है, देखी को सकत नहीं पहचान। चारों तरफ अगर आप भारतीय मनुष्य को देखते हैं ना, तो आप मजाल नहीं है कि आप किसी को पहचान लेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आप पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? सभी ने क्या किया है? विदेशीपन को अपना लिया है। उसके आचरण को, उसके वेशभूषा को, उसके रीति रिवाज को उसने क्या कर लिया है? अपने आप में ढाल लिया है। ठीक, जिससे आप ना हिंदू को पहचान सकते, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, सभी उसी रंग में ढल गए, सभी भूल गए हैं कि हम भारतीय हैं। हमारा जो है वह भारतीय पोशाक कुछ है, हमारा जो वेशभूषा है वह भारतीय होना चाहिए, हमारा जो रीति रिवाज है वह भारतीय होना चाहिए, हमारा जो चाल ढाल है वह भारतीयों की तरह होना चाहिए। ऐसा उसने क्या किया है? उसे तो भूल ही चुके, उसके एवज में क्या किए हैं? तो उसने विदेशीपन को अपना लिए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को क्या छाय कर दिए हैं। ठीक है, पढ़ी विद्या परदेश की विद्या। आप अंग्रेजी पढ़ते हो और अंग्रेजी बोलने में इतना गर्व महसूस करते हो कि हिंदी में तो आप बोलते हो तो लज्जित हो जाते हो, कि लगता है कि आप अंग्रेजी बोल लिए तो आप क्या हो गए? विद्वान हो गए। हिंदी बोल रहे हो तो आपकी जो ज्ञान जो है वह सीमित है या कूढ़ हो गई है। ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अपने देश की भाषा, हमें राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारे राज्य भाषा पर आपको गर्व होना चाहिए। अपनी भाषा पर गर्व करना, गौरव करना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वाभिमान रखना कि हमारी भाषा हिंदी है, या हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, वह हमारी भाषा है। आप विदेशी भाषा को अपना लिए हो और 4 लाइन अंग्रेजी बोल ले रहे हो और गर्व महसूस कर रहे हो कि हम विद्वान हो गए। तुम्हें ठीक से तो हिंदी बोलने आ नहीं रही है, तुम समझ रहे हो कि हम इंग्लिश बोल करके हम विद्वान हो गए। यही यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपनी चिंता सुना रहे हैं, और चिंतित हैं कि आज के देश के जो युवा हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे जनमानस किधर जा रहे हैं, कौन चीज़ की होड़ में जा रहे हैं। इतनी मेहनत करके हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और फिर से हम लोग परातंत्र की ओर, हम लोग परतंत्रता की ओर घुसे जा रहे हैं। हम लोग विदेशी चाल ढाल को अपनाते जा रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। विद्या प्रदेश की पढ़ करके बुद्धि विदेशी हो गई है सबों की, अपनी भाषा अच्छी नहीं लग रही है, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। और प्रदेश की जो चाल चलन है, विदेशी चाल चलन, इन्हें इतनी भा गई है कि ये अपनी चाल चलन भी, अपना चाल भी भूल चुके हैं। ठीक है, कवि कहता है कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या, व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। किसके किसके? तो यहाँ जो रहते हैं, हिंदुस्तान में जो रहते हैं, सभी का एक ही धर्म है, परोपकार, सभी का एक ही जात है, वह समझिए मनुष्यता। यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, अपनी भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल अपना लिए हैं। कभी लोगों की ऐसी मनोवृत्ति देखकर खिन्न हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता नहीं है। ये देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति हम लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद करके, हमारे कई सैकड़ों हमारे जो सैनिक है वह कुर्बान हुए इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, और आज हम लोग विदेशीपन को फिर से अपना करके हम लोग फिर परातंत्र की ओर चलते जा रहे हैं। हम लोग फिर से परतंत्र होते जा रहे हैं। हम लोग क्या होते जा रहे हैं? हम लोग फिर से गुलामी के जंजीर में जकड़ने की ओर बढ़े जा रहे हैं। परतंत्र होना क्या है? ये आपका गुलामी, अपने से अपने आप को गुलाम बनाने की ओर जा रहे हैं। विदेशी सब कुछ को आप सह दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपका अपना सब कुछ खोते जाएगा। यहाँ फिर से किसी दूसरे का राज हो जाएगा, आपका स्वदेशीपन सारा नष्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा पर आप अगर गौरव नहीं करते हैं तो ये बद्री नारायण
चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं कि जिसे अपनी भाषा, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने संस्कार, अपने संस्कृति पे अभिमान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वह जड़ हो गया, वह मृत हो गया। तात्पर्य यह है कि विदेशी रंग में रंगने के कारण भारतीयों की पहचान भी नष्ट हो गई है और यहाँ भारतीयता समाप्त होने के कगार पे है। ठठे ठट्टे ठट्टे विदेशी ठाट सब, ठट्टे विदेशी ठाट सब, वन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। आपको मैंने बताया कि आप एक एक पंक्ति में देखिए तो यहाँ उन्होंने आपको जागरूक करने का, आपको जगाने का काम किया। वो बता रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ क्या है, विदेशी ठाठ बाट लग गया है। यहाँ जो भारतीयता की जो ठाठ बाट थी वह समाप्त होने के कगार पे है। वन्यो देश विदेश, और यहाँ देश क्या हो गया है, विदेश बनने के कगार पर है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ, यहाँ भारतीयता लेस, और जिसमें कहीं भी भारतीयता का लेस नहीं है। आप सपना में भी नहीं सपना सकते हैं कि हमारे चारों तरफ भारतीयता का जो बोलबाला है वह समाप्त हो गया। लोग चाह रहा है कि 2 लाइन अंग्रेजी बोल करके हम गौरवान्वित महसूस करें, ना कि हिंदी बोल करके अपने आप को भोदू बताएं। ठीक, लोग की ऐसी मानसिकता हो गई है और इस संकीर्ण मानसिकता से ही आपको उबारने के लिए इन्होंने लिखा कि कवि प्रेमघन कहते हैं कि देश की दुर्दशा देखकर चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार जो है वह विदेशी होते जा रहा है। लोग अपने संस्कार, अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट हो गई हैं। मैंने कहा ना, चारों तरफ क्या है, विदेशी वस्तुओं का ठाठ बाट लगा हुआ है। स्वदेशी समाप्त होने के कगार पर है। विदेशी वस्तुएं तथा भाषा के प्रचार आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, या नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये प्रचार नहीं हो रहा है, अपनी भाषा को लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी भाषा से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से यह चारों तरफ भारतीयता के लक्षण जो वह दिखाई देना बंद हो गए हैं। सभी अपनी सुख सुविधा प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार में लाने का मतलब यह एकमात्र स्किल है, यह मात्र एक कौशल है कि आप अंग्रेजी जान रहे हैं। ठीक, यह आपकी मातृभाषा, यह आपकी राज्य भाषा नहीं है। ठीक, आपको गौरव करना है तो अपने हिंदी भाषा पे करिए, ना कि आप भारतीयता को नष्ट करके विदेशी भाषा को अपना लीजिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। ऐसा अगर आप व्यवहार करते हैं तो आपकी भारतीयता, आपका जो स्वदेशीपन है वह आपका समाप्त होते जा रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हिंदी के बदले अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं भी वहाँ बेहतर लगूं। आप समाज में रहते हैं और समाज में देखते होंगे कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो वो लगेगा जैसे सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा संस्कारित वही व्यक्ति है, जबकि बिल्कुल गलत चीज़ है। उसे एक कौशल है, उसके पास बस एक कौशल है, एक क्षमता है कि वो अंग्रेजी भी बोल सकता है, लेकिन हिंदी तो बढ़िया बोल के दिखा दे। हिंदी बोल पा रहे हो तो उस पर गर्व होना चाहिए। आपकी हिंदी अच्छी है तो उस पर आपको गौरव महसूस करना चाहिए। तो यहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हिंदी छोड़ करके अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और अंग्रेजी में बात करके लोग ऐसी प्रवृत्ति का विकास कर रहे हैं समाज में कि लोग सभी उसको देख देख करके उससे सीखना चाहते हैं कि अरे वो तो अंग्रेजी बोल लिया, वो तो अच्छा है, पढ़ा लिखा लग रहा था मुझे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। वह मात्र एक कौशल है अंग्रेजी, वह आपकी भाषा नहीं है, आपकी भाषा हिंदी है, और उस पर आप गौरव महसूस करिए। ठीक, और इसे आप जब एक कौशल के रूप में देखते हैं ना, तो बस वह एक कौशल मात्र लोग सीखना चाहेगा। जैसे लोग सब कुछ को अपनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आप पहले हिंदी सीख लें, हिंदी में गर्व महसूस करें, हिंदी में बेहतर करें, फिर आप अंग्रेजी भी सीखें। बद्री नारायण प्रेमघन जी कभी नहीं चाहते थे कि आप
दूसरे को देख करके उनसे अच्छी बातें ना सीखे, इसकी उन्होंने सीख नहीं दी है। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि आप भारतीय होने पर भी अपने आप पर गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने भारतीयता पर गर्व नहीं कर रहे हैं, अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर रहे हैं, अपने स्वदेशीपन पर गर्व नहीं कर रहे हैं। आपका स्वाभिमान ढहते जा रहा है, आपका जो अपने देश की जो चाल चलन है, संस्कृति है, संस्कार है, वह आपका खत्म होते जा रहा है। लेकिन आप विदेशी चाल चलन को अपना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें कष्ट है। तो अपनी सभ्यता संस्कृति का सभी को ज्ञान होना चाहिए, और उसी देश का निवासी विदेशी भाषा बोलकर अगर गौरवान्वित हो रहा है तो ये बहुत दुखद बात है, जिस पर बद्री नारायण जी प्रेमघन ने प्रकाश डाला और आपको सजग करने का एकमात्र प्रयास किया। आप अगर सजग होते हो तो देश के भविष्य आप हो, और निर्माण आप करोगे। निर्माण करने से क्या नहीं हो सकता है, जो हम लोगों से गलतियां हुई उसका सुधार हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वाहन देखिए, इन्होंने अंग्रेजी लिखा भी नहीं है। अंग्रेजी वाहन, वसन वेश रीति नीति, अंग्रेजी रुचि, गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। मतलब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ अंग्रेजी, चारों तरफ अंग्रेजी वाहन है, अंग्रेजी कपड़े लोग पहन रहे हैं, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपना जो वेशभूषा है भारतीयों अपने भारतवासी का, वो लोग भूलते जा रहे हैं, उसे लोग टालते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये समय हमें इस पोशाक को पहनने में समय ज़्यादा लग रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, हड़बड़ी में, उनके पास समय की कमी हो गई है, तो बहाना लगा करके आप अगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने वेशभूषा, अपने चाल चलन से दूर होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए शर्मनाक बात है। आपको लज्जित होना चाहिए इस चीज़ पे। प्रेमघन जी कहते हैं कि लज्जा उस भारतीय मनुष्य को होना चाहिए जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी जो वेशभूषा, अपना जो चाल ढाल है, उसे बदल करके विदेशी चाल, विदेशी जो पन है, विदेशीपन को अपनाते जा रहे हैं, उनकी भाषा को अपना करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अंग्रेजी रुचि बस मैंने क्या बताया, अंग्रेजी क्या है, बस एक कौशल है। इसे आप सीखें और इसे सीख करके आप उसी तरह से महसूस करें जैसे आपने सिलाई सीख लिया है कि चलो पढ़ाई से पढ़ ली, मैं पढ़ाई से इससे नहीं बन पाया रास्ता, तो सिलाई में तो एक रास्ता है। तो वैसे ही अंग्रेजी को मात्र एक रास्ता, कौशल के रूप में रखें, ना कि उस पर गर्व महसूस करें। हिंदी आपको आ नहीं रही है, अंग्रेजी में आप 2 शब्द बोल पा रहे हैं, आपको अगर 20 वाक्य दे दिया जाए बोलने के लिए तो आप बोल नहीं पाएंगे। जिस भाषा में आप 20,000 वाक्य एक साथ बोल सकते हैं, उस पर आपको गौरव नहीं हो रहा है। इसी चीज़ पे शर्मसार होने के लिए, इसी चीज़ पे लज्जित होने के लिए जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं हमारे देश में, जो हमारी भारतीयता, जो हमारी स्वदेशीपन को छाय कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने एक करारा प्रहार किया है और उन्हें जागरूक करने का कोशिश किया है कि हमारे अगर छात्र जग जाते हैं, इस देश के युवा जगते हैं, तो देश का जो निर्माण है वह बेहतर तरीके से हो सकता है, स्वदेशीपन फिर से लौट सकता है। हमें स्वदेशी पे गर्व होना चाहिए। देखिए, यहाँ देख रहे हैं, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। प्रेमघन जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वाहन भी उसी तरह से। क्यों? तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो भारतीयों की जो यहाँ जो आप देख रहे हैं, भारतीय जो थे उनकी जो मनोदशा थी वह इतनी दूषित हो गई थी, इतनी संकीर्ण हो गई थी कि वह अपने देश के वस्तुओं का जो प्रयोग करना छोड़ दिए थे। वह अंग्रेज़ों का दबदबा ऐसा था कि वह विदेशी वस्तुओं का जो प्रयोग करते थे, बार बार उन्हीं की चीज़ों को लेकर के, चूँकि उन्हीं के संरक्षण में रहना था, अपनी चीज़ों को देखना भी नहीं था, गुलाम थे। तो लेकिन आज जब आज़ादी महसूस हो गई, आपको आज़ादी की जब आप स्वाद चख लिए हैं, तो फिर भी आप उस
विदेशी चीज़ को अपनाते जा रहे हैं, अपने आप को फिर भी समृद्ध बता रहे हैं, अपने आप को विद्वान बता रहे हैं, अपने आप को संस्कारित बता रहे हैं, अपने आप को सभ्य बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये भाषा हम लोग जब अपना लेते हैं, उसकी चाल ढाल जब हम अपनाते हैं तो हमारे समय का बचत होता है, हम सभ्य लगते हैं, हम संस्कारित लगते हैं, हम सुसज्जित लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की जो मनोदशा थी वह इतनी दूषित हो गई थी कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दिए थे, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे थे। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग गया था, चूँकि ये सभी गुलाम थे। इतना ही नहीं, इनका मानसिक स्तर भी इतना गिर गया था कि अपने ही हिंदुस्तानी कहने में ये संकोच करते थे। लेकिन आज की जो दशा है वह ऐसी नहीं है, ठीक है। उन्हें हिंदुस्तानी कहने में लज्जा लगने लगी थी तथा स्वदेशी वस्तु को देखकर नाक भौं सुकड़ने लग गए थे। लेकिन आज का जो परिवेश है वह इससे बिल्कुल उल्टा है। आज आप गर्व कर सकते हैं, आज नया भारत है, आज नया देश है, आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो छात्र छात्राओं से मैं एक निवेदन करूंगी कि आप इस कविता को अपने जीवन में उतारें और इसे उतारें और स्वदेशीपन को अपनाएं और इस पे स्वाभिमान, इस पे गर्व महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें खुद को। यहाँ देखिए अगले पंक्ति में इन्होंने क्या कहा, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, जिनसो संभल सकत नहीं तिनकी धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खाम ख्याली। यहाँ देखिए ये बता रहे हैं कि जिनको अपना देश नहीं संभल रहा है, जिनको अपने देश की संस्कृति सभ्यता का ख्याल नहीं है, वो लोग क्या दूसरी जगह को संभाल पाएंगे। वो लोग क्या, जिनको अपने बारे में पता नहीं है, जो अपने स्वाभिमान को गिराते जा रहे हैं, वह क्या देश को संभालेंगे। तो यहाँ वही बात हो रही है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। चारों तरफ लोग क्या बन गए हैं, देश को नगर बना दिए हैं और अपने देश को विदेशी चाल ढाल से रंग रूप से रंग डाले हैं और चारों तरफ क्या है, अंग्रेजी चाल ढाल दिखने को मिल रहा है। प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने देश को औद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने देश का, उनके देश में सब कुछ विकसित हो, व्यापार विकसित हो, औद्योगिक जो प्रगति है, विकास है, वह आपका विकसित इतना हो, इसलिए उसने क्या किया, भारतीय जो उद्योग है, व्यवसाय है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि यहाँ वो चीज़ नहीं चलेगा, हमारे देश का चीज़ दूसरे देश में नहीं जा पा रहा है, उन्होंने लगा दिया। लेकिन उनके चीज़ों को हम लोग अपनाते हुए, उनके जो चाल ढाल तो चलिए ठीक है, उनके व्यावसायिक जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जो भी पोशाक है, वो परिधान है, उसे भी हम अपनाते जा रहे हैं और उसे अपने देश में इतना शरण दे रहे हैं, उसे इतना हम लोग आने दे रहे हैं, सह दे रहे हैं कि वह बढ़ चढ़ करके यहाँ अपना व्यापार व्यवसाय प्रगति पे ले आया है। और यह प्रगति उसके क्या हो गया है, औद्योगिक प्रगति को और भी ज़्यादा निखार दिया है। भारतीय हाट बाज़ारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं, भारतीय इन वस्तुओं को व्यवसायी बन गए हैं और इन वस्तुओं के व्यवसायी हमारे भारतीय ही बन गए हैं। उन्हें लगता है कि नयापन जब लाएंगे ना तभी हम विकसित हो पाएंगे। नयापन लाने से तो अपने देश में आप नयापन नहीं ला सकते हैं, नयापन लाने के लिए दूसरे देश का सामान उठा करके लाना ही जरूरी है, उससे नयापन आएगा। फलतः देश निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। देश की जो कमान है वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं। हमारे देश के जो नेता है, जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वही लोग ढुलमुल विचार के हैं। उनकी ही जो धोती है वो ढीली है। धोती ढीली होने के पीछे इनका एकमात्र मकसद है उन पे करारा चोट करना कि जो हमारे देश के नेता हैं, जो हमारे देश के निर्माण करता है, जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन प्रगति की ओर ले जाने में वह अक्षम है। वह क्या कर रहे हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान तो बताते हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य जो है वह विदेशी चीज़ों को लाने में ही ज़्यादा दिख रही है, सिद्ध हो रही है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोट विचार वाले लोगों के
से देश की सुरक्षा की आशा करना कितना हास्यास्पद है। यहाँ आपको ये एक हास्य का विषय बन जा रहा है कि ऐसे लोग हमारे देश का कमान संभाले हुए हैं, जो लोग खुद स्वाभिमानी नहीं है, जो लोग खुद अपने देशी होने पर गर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग खुद अपने भारतीय होने पे गर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग खुद अपने संस्कृति सभ्यता का खंडन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सुरक्षा का या अपने देश के विकास का जो कमान है वो ऐसे लोगों के हाथों में है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटते हैं। तात्पर्य यह है कि देशवासी व्यक्तित्व विहीनता के कारण सत्ता की चाटुकारी करने लग गए हैं। क्या हो गए हैं देशवासी? अपने व्यक्तित्व, खुद का तो व्यक्तित्व होना चाहिए ना, अपने व्यक्तित्व विहीनता के कारण व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। क्योंकि आप अपने भारतीयता पे गर्व नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भाषा पे गर्व नहीं कर रहे हैं, आप अपने चाल ढाल पे नहीं गर्व कर रहे हैं, आप अपने बोलचाल पे कमान नहीं रख पा रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आप हिंदी बोलने में असक्षम हैं, आपसे हो नहीं पा रही है हिंदी बोल, आप जो हिंदी बोलिएगा तो आपसे हिंदी बोली नहीं जा रही है, आप हिंदी बोलने में अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं दिखा रहे हैं, आप अंग्रेजी 2 शब्द बोल लिए, आपको अगर 20 वाक्य कह दिया जाए अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते जाइए तो आप उसमें पिछड़ जाएंगे। लेकिन आप 2 ही वाक्य बोल करके भीड़ में, सभा में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है व्यक्तित्व विहीनता, लोगों का पर्सनैलिटी, लोगों का जो खुद का जो चरित्र है, जो निर्माण करना उनके लिए सबसे बड़ा दायित्व रहता है, जो उनका व्यक्तित्व निर्माण करना सबसे बड़ा दायित्व रहता है। खुद का व्यक्तित्व जब हम निर्माण ही नहीं कर पा रहे हैं, देश का व्यक्तित्व क्या निर्माण करेंगे, उसकी संस्कृति सभ्यता की क्या ख्याल रख पाएंगे। इसीलिए कवि ने कहा कि जब ढीला उनका ही पजामा है, उनकी ही धोती ढीली है, तो वो देश का कमान क्या संभालेंगे। उनकी खुद का जो उनका आचरण है, उनकी जो खुद की जो सोच है वह इतनी संकीर्ण है, इतनी मानसिकता उनकी गिरी हुई है कि वह विदेशी चाल ढाल में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इस कारण से सत्ता की चाटुकारी करने लग गए हैं। क्यों? तो उनका व्यक्तित्व विहीनता के कारण ही वे सत्ता जो भी सत्ता पर बैठे हुए हैं उनकी चाटुकारी करने, चापलूसी करने लग गए। इस कारण से इनको हमें अपना कमान संभालने, जो हम अपना कमान, देश का जो कमान संभालने के लिए दिए हुए हैं, इस पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं बद्री नारायण प्रेमघन जी। और ये बता रहे हैं कि चौधरी जी बता रहे हैं कि देश के ऐसे लोग के हाथ में देश का कमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिनको अपने स्वदेशी होने पे गर्व नहीं हो। ठीक है। दास वृत्ति की चाह, यहाँ तो संयुक्त होगा। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहूँ वरन बढ़ा ली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। यहाँ देखिए आप क्या कहा जा रहा है, यहाँ आपने क्या किया है, दास वृत्ति की जो आपकी आदत है, चाटुकारी की जो आदत है वह आपकी बढ़ गई है। ठीक है। और खुशामद करते हुए घुसे जा रहे हैं आप चारों तरफ। किसकी खुशामद करते हैं? अपनी आजीविका के लिए किसकी खुशामद? झूठ की खुशामद करते हैं। झूठी जो ढोल, आप ढोल देखते हैं ना, झूठ मूठ का लोग ढोल बजाते रहता है। आपको सरकार अच्छी लगे नहीं लगे, आप फिर भी चाटुकारी करने के लिए आप झूठी तालियां पीटते हैं, झूठ मूठ का ढोल बजाते हैं। कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वाले, दास वृत्ति की चाह चहूँ, ऐसे खोटे विचार वाले लोगों के हाथ में चारों वर्ण बढ़ा ली। और चारों वर्ण जो है, जो 4 वर्ण कौन कौन से हुए आपको मैंने बताया अभी तुरंत कि वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण हैं। चारों वर्ण ने क्या किया है, अपनी आजीविका के लिए लोगों का चाटुकारी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्हें क्या नहीं लग रहा है, उन्हें अपने आश्रयदाता, यहाँ देख रहे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लग गए हैं। तात्पर्य यह है कि देशवासी अपने व्यक्तित्व के विकास कर ही नहीं पा रहे हैं। व्यक्तित्व विहीनता के कारण सत्ता के चाटुकारी करने लग गए हैं। तो यही बात यहाँ रखी गई है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कवि को आश्चर्य हो रहा है और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वाले लोग, देश की सुरक्षा की आशा इनसे करनी
आपको इनसे आपको देश की सुरक्षा की जो आशा है वह नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रखते हैं तो ये हास्यप्रद होता है। ठीक, ये बस मजाक का एक विषय रह जाएगा, जिसे अपने देसी होने पे, जिसे अपने स्वदेशी होने पे, जिसे अपने स्वाभिमान, अपने स्वतंत्रता, अपने संस्कार, अपने संस्कृति पे गर्व नहीं है, उसके हाथ में देश का कमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रहता है तो ये हास्यप्रद विषय होगा, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद और झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लग गए हैं। लोग अपना व्यक्तित्व निखारने के बजाय विदेशीपन को अपना करके चाह रहे हैं कि हम भी क्या हो जाए, विकसित हो जाए, हम भी अच्छे दिखने लगे, हम भी गौरव महसूस करने लग जाए, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आइए, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आप सभी बढ़िया से पाठ को समझे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।